बच्चों, विगत कुछ दिनों से हम मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में अनेक अवधारणाओं को पढ़ रहे हैं। हमने सर्वप्रथम यह जाना कि भारत ही नहीं, ये विश्वव्यापी समस्या है मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की। और हमने ये भी जाना कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग एक पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर सकता है और विशेषकर ये रोग युवा पीढ़ी में बहुत आयता देखने को मिलता है। और ये तयशुदा बात है, ये मानने योग्य बात है, ये विश्वास करने योग्य बात है कि ये एक ऐसी पीड़ा है जिससे हर देश पीड़ित है। और कहीं ये मात्रा अधिक है, कहीं ये कम है, लेकिन जिन देशों में ये समस्या अधिक है वहाँ की सरकार इस पूरी समस्या से व्यथित है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कुछ राज्य इसमें मुख्य तौर पर प्रताड़ित हैं। प्रताड़ित यहाँ शब्द इसलिए प्रयोग में मैं ले रही हूँ क्योंकि वहाँ की जो युवा पीढ़ी है दिग्भ्रमित होकर अपनी चुनौतियों का सामना ना करते हुए इस और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। विशेष तौर पर अगर हम बात करें, अब तो इस समस्या की निजात के लिए उस विशेष राज्य के द्वारा अतिशय रूप से अथक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर ये पीड़ा बहुत आयता रूप से देखने को मिली है। और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में ये पीड़ा है, गोवा में है। वैसे तो राज्य का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर ये समस्या देखने को उजागर नहीं होती, परंतु कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। लेकिन हाँ, ये भारत ही नहीं, विश्वव्यापी एक समस्या है और जिसका मूल कारण जो देखने में आता है वो कारण बिल्कुल सर्वविदित है और वो है अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं से दूर भागने की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति कि हम जब समस्याओं का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन समस्याओं से भागने के लिए हम ऐसे रास्ते निकालते हैं जो हमें एक ऐसे दिवा स्वप्न की नगरी में ले जाएं जहां हम अपने आप को स्वयं को बहुत सुखी महसूस करें। परंतु ये भ्रम, ये सिर्फ भ्रम है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और मेरा बार बार अनुरोध है कि ये जो मादक द्रव्यों का दुरुपयोग संबंधी जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये क्योंकि युवा पीढ़ी से संबंधित है, तो आप जो बच्चे सुन रहे हैं, हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं, वो अपने साथियों जो कि आपके महाविद्यालय का हिस्सा नहीं है, आपके गांव में रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, उन सब तक इस बात को प्रेषित कीजिए कि जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन जो है वो सबसे अधिक सुखद है। कैसे? जितना कड़वी दवाई होती है उतनी ही त्वरित गति से वो असर करती है। आपने देखा है फोड़े फुंसी जब होते हैं या जब कोई शारीरिक परेशानी कैसी होती है, स्किन ट्रबल जो होती है, तो वहाँ पर नीम को जो कड़वा होता है उसको लगाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ लगाया नहीं जाता, उसको खाया भी जाता है और उससे रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, ये मैंने एक ऐसा उदाहरण आपको बताया है जहां आपको मैं ये समझा सकूं कि जीवन में संघर्ष आपको उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाते हैं, ना कि अवनति की ओर। और अगर जीवन है तो संघर्ष है, ये मान के चलें। कई बार हमें लगता है कि देखिए वो व्यक्ति, उसने तो कोई संघर्ष नहीं किया, उसने तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे देखता हूँ, वो तो दिन रात खेलता था, फिर इतने अच्छे नंबर उसके कैसे आ गए, इतने अच्छे अंक उसने कैसे प्राप्त कर लिए। तो ये जान लीजिए आप कि 100% वो कक्षा में बहुत ध्यान से अपने जो गुरुजन हैं उनकी कही गई बातों को सुनता आ रहा होगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास से, 100% विश्वास से ये बात कह सकती हूँ। दूसरी बात, आप युवा पीढ़ी के साथ, मैं आप लोगों की बात नहीं करी, पर अमूमन युवा पीढ़ी के साथ सबसे अधिक एक समस्या ये है कि हम आखिर पल में चेतते हैं। हम आखिर पल में हमें सोचते कि अब तो हमारे पास बहुत कम समय रह गया, अब तो इस चीज़ को हमें त्वरित तौर पे पाना है। तो ये भी संभव
नहीं है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। और एक उदाहरण दूं आपको जिससे शायद आप आने वाले समय में, क्योंकि आने वाला समय बहुत संघर्ष का है, जो संपूर्ण विश्व में जो स्थितियां व्याप्त हैं वहाँ, और ख़ासकर अगर हम भारत की बात करें तो तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे पास बहुत कम संसाधन है। तो आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए हमें अनेक प्रयास करने होंगे, वो प्रयास करने होंगे जिसके बारे में अमूमन हम सोचते ही नहीं थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब आपको अमल में लेनी है तो आपकी सोच वृहद होनी चाहिए। आपके भीतर सबसे पहले तो ये भीतर इस सत्य को आप अपने जागृत कीजिए कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है और हर चीज़ में एक समय लगता है। जैसे माँ के गर्भ में जब संतान आती है तो हर स्थिति में वो स्वस्थ तब होती है जब वो माँ के गर्भ में 9 मास निवास करती है, माँ के गर्भ में 9 मास रहती है। अगर बच्चा 7 मास में उत्पन्न हो जाता है, जिसे सतमासा बच्चा कहते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और कई बार वो जीवित नहीं भी रह पाता। तो ये उदाहरण देने का मंतव्य मेरा आपसे क्या है कि संघर्ष जीवन का सच है और हर चीज़ का एक समय होता है। उस समय से पूर्व वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती। एक जब आप पेड़ लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, आपने आम का पौधा लगाया, आप रोज़ उसमें एक ट्रैक्टर पानी डाल देंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा कि वो 10 दिन बाद वो फल देने लगेगा? नहीं ना। ऋतु आए तब फल होए, माली सींचे 100 गणा, ऋतु आए तब फल होए। तो आप निरंतर प्रयास करने पर जब उसका समय आएगा तभी वो फल देगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि हर चीज़ का एक समय होता है। आपको निरंतर उस दिशा की ओर प्रयास करना होगा। और मादक द्रव्यों का जो प्रयोग हो रहा है उसके पीछे कारण ही ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें पेशेंस नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस, तुरंत सब कुछ चाहिए, ये दूसरी चाह। भौतिकवादिता के आवरण में इस तरीके से उसने अपने जीवन को लपेट लिया है कि इसलिए वो कहीं ना कहीं अवसादग्रसित होता चला जाता है। अब ये सारी बातें कह के मैं ये विश्वास करती हूँ कि शायद आपके भीतर ये सच को मैं जागृत करने में 0.0 बिंदु भी अगर ये आपके भीतर भाव उत्पन्न कर सकूं कि हर चीज़ का एक समय होता है और उस समय के से पूर्व हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो बजाय भटकने के, अवसादग्रसित होने के, निराश होने के, हताश होने के, हमें जीवन की सत्यताओं को स्वीकार करते हुए निरंतर प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, आज हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा और उसके बाद मैं आशा करती हूँ कि आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप वापस से उन वीडियो को खोल के देखेंगे। और क्योंकि आप लोगों के अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करूं तो हमने सामाजिक समस्या की अवधारणा को जाना, तत्पश्चात हमने निर्धनता की समस्या को जाना। देखिए बच्चों, हम सिर्फ समस्याओं को नहीं जानते, पहले हम उन समस्याओं को परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं, फिर उन समस्याओं के कारणों को जानते हैं और फिर उन समस्याओं के निवारण के अनेक संसाधनों को जानते हैं, अनेक मार्गों को जानने की चेष्टा करते हैं। तो हमने निर्धनता की समस्या को जाना, हमने सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं वो जाना और उसके बाद हमने अपराध की समस्या को जाना कि अपराध क्या है, और साथ ही साथ हमने बाल अपराध को भी जाना। आज हमारा ये चौथा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और मुझे लगता है ये हमारे लिए एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि 2 माह में हमारे 4 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। 4 या 5 टॉपिक आपके शेष रहे हैं, वो भी आने वाले 2 या 3 माह, मतलब मैं मान के चलती हूँ कि दिसंबर एंड के बाद हमारा रिवीजन वर्क शुरू हो जाएगा। तो नशीली दवा दुरुपयोग जो निगरानी प्रणाली है जिसे DAAMS कहते हैं, DAAMS, ठीक है, ये क्या है?
नशीली दवा दुरुपयोग निगरानी प्रणाली एक ऑनलाइन डाटाबेस है। ऑनलाइन आप समझते ही हैं कि वो जानकारी जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज है, और अगर आप उस पर ऑनलाइन अगर आप उस पर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो समस्त जानकारी मिल जाएगी। तो जिसमें त्रैमासिक आधार पर देश की मादक द्रव्य दुरुपयोग की प्रवृत्ति को समझने के लिए मादक द्रव्य के प्रकार, उपयोग का तरीका, नशा मुक्ति केंद्रों पर उपचार प्राप्त करने वालों की चिकित्सकीय और सामान्य प्रोफाइल से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं। देखिए, यहाँ ये जो ऑनलाइन डेटाबेस है, इसमें क्या होता है, क्वार्टरली 3 महीने में क्या सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रयोग लोग कर रहे हैं, किस आयु समूह के लोग उस मादक द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, और नशा मुक्ति केंद्रों में किस आयु समूह के लोग जा रहे हैं, और कौन सी चिकित्सकीय सुविधाएं वो ले रहे हैं। ये तमाम तरह की जानकारी इस ऑनलाइन डाटाबेस में मिलती है, और यह प्रणाली मौजूदा हस्तक्षेपों को और सुदृढ़ करती है तथा बदल रहे मादक द्रव्यों के उपयोग के व्यवहार में उपयुक्त निवारक कार्यनीति तैयार करने में उपयोगी होगी। बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि आज से 2 या 3 शताब्दी पूर्व जो मादक द्रव्य प्रयोग होते थे वो मदिरा पान तो होता ही था, शराब का प्रयोग होता था ना, अफीम, चरस, गांजा, इनका भी प्रयोग होता था। लेकिन अब बिल्कुल नवीन तरह के प्रयोग होने लगे पिछले 2-3 दशकों से, लगभग 30-40 सालों से, जिसमें हेरोइन है, स्मैक है, इस तरह के पदार्थों का प्रयोग होने लगा। अब कमाल की बात यह है कि ये क्योंकि पदार्थ बहुत महंगे हैं, और ये मैंने आपको पूर्व में भी कहा, ये जानकारी मैंने अनेक साधनों से इकट्ठी की है। खासकर मैं जब न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, समाचार पत्र पढ़ती हूँ, मैंने इस विषय पे 1-2 आलेख भी इसीलिए लिखे थे कि आजकल एक नया ट्रेंड आया है, और वो ट्रेंड क्या है कि जो दवाइयाँ आपको अचेतन करती हैं, नींद की तरफ लेके जाती हैं, उन दवाइयों का प्रयोग लोग कर रहे हैं नशे के लिए। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था विक्स, बाम जो पेन किलर है, और वाइटनर, इन सब का बहुत घातक तौर पे प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो डेटाबेस है, ये नशीली दवा दुरुपयोग निगरानी प्रणाली, ये क्या करती है, ये नए ट्रेंड्स को देखती है, नए पैटर्न्स को देखती है कि किस नए पैटर्न में मादक द्रव्यों का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड्स नहीं पता होंगे तब तक आप उसके निवारण का रास्ता कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा जो बिंदु है जिसके बारे में हम जानेंगे वो क्या है। अभी हमने नशीली दवा दुरुपयोग प्रणाली का निगरानी को जाना, अब हम जानेंगे क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रमोशनल कार्यकलाप। प्रमोशनल मतलब जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो। तो RRTC, ठीक है, के रूप में नमोदिष्ट 12 NGO को क्षेत्रीय स्तर पर उपचार और परामर्श केंद्रों के सेवा प्रदाताओं की क्षमता वृद्धि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहायता दी गई है। ये जो है RRTC, क्या है, RRTC, इन्होंने 12 NGOs को केंद्रित करके उनको चॉक आउट किया कि इनकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी है, ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर इन 12 अलग अलग क्षेत्रों में ये NGOs वर्क करते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर इन NGOs क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट से कुछ हेल्प लेके, आर्थिक तौर पे कुछ सहायता लेकर देश और राज्य के लिए कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। तो इन NGOs पर क्षेत्रीय उपचार और परामर्श केंद्रों के जो सेवा, मतलब जो सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती है। देखिए, एफिशिएंसी किसी भी व्यक्ति की तब बढ़ती है जब उसे समय अनुकूल ट्रेनिंग दी जाए।
समझ रहे हैं आप इस बात को? देखिए, जैसे जब हमारी ऑनलाइन कक्षा शुरू हुई थी तो मुझे भी और बहुत सारे हमारे साथियों को, पूरे मैं राज्य की बात कर रही हूँ, हमें ऑनलाइन कक्षा में किस प्रकार से रिकॉर्डिंग करनी है, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, इन चीज़ों की जानकारी बहुत कम थी, क्योंकि हमारा इससे कभी वास्ता नहीं पड़ा था। परंतु हमने इसे सीखा क्योंकि ये समय की मांग थी। समय की मांग ये थी कि अभी जो महामारी फैली हुई है, हम जो सामान्य तौर पर जो हमारी कक्षाएं होती थी वो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे विद्यार्थियों को नुकसान नहीं पहुंचे, इस दृष्टि को रखते हुए हमारे ओर से सभी शिक्षकगण, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज शिक्षा हो, सभी ने इस नई टेक्नोलॉजी को सीखने की चेष्टा की और निरंतर सीख रहे हैं। ठीक है, तो वर्किंग एफिशिएंसी कब बढ़ती है कि जब बदलते परिवेश के हिसाब से, बदलते पर्यावरण के हिसाब से हम अपने कार्य पद्धति में, अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन करें। और यही जो रिक्वायरमेंट है, जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं, उनके हिसाब से अगर हम अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एनजीओस को प्रशिक्षण दिया गया और किन एनजीओस को, 12 एनजीओस को पहले नॉमिनेट किया गया कि ये एनजीओस हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़े और जो नशा मुक्ति के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें वो अपना सहयोग दें। इसके अलावा RRTC मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ को जो सेवाएं मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। पहला, सूचना शिक्षा संचार IEC। तो सूचना शिक्षा संचार सामग्री तैयार करने के साथ साथ एनजीओ के कार्यकलापों का प्रलेखीकरण, दैट मीन डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है कि किस प्रकार से एनजीओज ने काम किया है। फिर मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण कार्यक्रमों का समर्थन, अनुसंधान और निगरानी। तो एनजीओज जो ये कार्य कर रहे हैं और किसका, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने का, उन कार्यक्रमों का समर्थन करना, अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है किसी भी सामाजिक समस्या के लिए। क्यों कि हर क्षेत्र में सामाजिक समस्या के रूप और स्वरूप अलग होते हैं, हर क्षेत्र में सामाजिक समस्या के कारण अलग होते हैं। तो जैसे महानगरों में मादक द्रव्यों का जो दुरुपयोग होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण अवसाद है, लेकिन जो सरल समाज है, ग्रामीण समाज है, वह अवसाद कारण ना होकर अधिकतर संगत, और दूसरा जो कारण देखने में आया है वो कि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो अभिप्रेरित होकर अपने परिवार के बड़े लोगों का जो प्रयोग होते देखकर उसका प्रयोग किशोर या युवा करने लगते हैं। फिर उसके अलावा RRTC मादक द्रव्य दुरुपयोग निवारण के क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ की जो सेवा करती है उसमें से एक एनजीओ समुदाय आधारित संगठनों और उद्यमों को प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 26 जून को मनाया जाता है। ये किसने प्रिस्क्राइब किया, किसने कहा कि भाई देखिए अधिकतर दिवस वो मनाए जाते हैं, विश्व भर में अनेक मुद्दों पर दिवस मनाए जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इन दिवस को जिस दिन मनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि लोगों के मन में जो सामान्य जन हैं उनके भीतर एक क्यूरियोसिटी हो, एक जिज्ञासा हो कि ये अमुक दिवस क्यों मनाया जा रहा है, और उसके पीछे जो मोटिव है वो ये है कि आम जन के भीतर उस पर्टिकुलर जो समस्या है या कोई अचीवमेंट है उसके संबंध में चेतना को जागृत करना। जैसे
आप लोग भली बात ही जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महिलाएं आज भी विश्व भर में समानता का संघर्ष कर रही हैं। उसी तरीके से 26 जून को दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा क्या मनाया जाता है? ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ है। तो ये याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 26 जून को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्रवाई को मजबूत करने, देखिए मैंने अभी आपको कहा ना कि चेतना जागृत करने, सहयोग को बढ़ाने की वही हमें देश काल की सीमाओं को लांघते हुए संपूर्ण विश्व की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए एक दूसरे से सहयोग करना पड़ेगा और संपूर्ण संसार को ड्रग्स के दुरुपयोग से मुक्त करना होगा। इस दिन विभिन्न संगठन, किस दिन? 26 जून को। इस दिन विभिन्न संगठन इस खतरे को खत्म करने के लिए शपथ लेते हैं और अवैध ड्रग्स की चुनौतियों को शांतिपूर्वक संबोधित करने पर जोर देते हैं। उनका मूल सिद्धांत युवाओं की रक्षा करना, जो मैं प्रथम कक्षा से आपको बोल रही हूँ। कौन सी प्रथम कक्षा से? मादक द्रव्यों का दुरुपयोग जब से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया कि इसका मूल सिद्धांत युवाओं की रक्षा करना और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि ड्रग्स की अवैध तस्करी क्या है, इसके संबंध में हमें क्या ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नशीले पदार्थों की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार है जिसमें मूलभूत कानूनों के अनुसार निषिद्ध पदार्थ उत्पादन, खेती, प्रसार और बिक्री शामिल है। देखिए, तस्करी के भीतर क्या आता है? एक अवैध व्यवहार करना। आप लोगों को बहुत बच्चों को पता होगा कि किस प्रकार से चोरी छुपे अफीम की खेती की जाती है। क्यों चोरी छुपे की जाती है? क्योंकि ये कानूनन अपराध है। तो इस प्रकार के पदार्थों का उत्पादन करना, ये कहीं आसमान से तो टपकते नहीं है ना, हेरोइन कहीं आसमान से तो टपकती नहीं है, यह स्मैक कहीं से आता नहीं है ना, उड़ के नहीं आता। ये इन सभी चीज़ों का या तो उत्पादन होता है या इनको निर्मित किया जाता है अलग अलग केमिकल्स को मिला के, अलग अलग घातक मादक द्रव्यों को मिलाकर। तो उसके अलावा सिर्फ खेती करना ही नहीं, मादक द्रव्यों की जो तस्करी है उसमें प्रसार करना और बिक्री करना भी शामिल है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ठीक है, इस खतरे का अधिक व्यापक अध्ययन करने के लिए अवैध अंतर्राष्ट्रीय दवा बाजारों की निगरानी पर शोध कर रहा है। किस पर शोध कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय अवैध जो दवा बाजार है उस पर शोध कर रहा है। उनकी ड्रग रिपोर्ट में ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का अनुमान है कि ड्रग्स का बाजार यूएसए डॉलर के हिसाब से 3 to 1.6 अरब का है। कुड यू इमेजिन? आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार है। हमारी कल्पना से लगभग इस समय, मैं देखिए मैं इकोनॉमिक्स की नहीं हूँ लेकिन शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $1 की कीमत, $1 की कीमत शायद 70 या 72 रुपये के आसपास होगी, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप इसको कैलकुलेट करें, अगर भारतीय रुपयों में करेंगे तो ये कितने अरब हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये छोटी मोटी समस्या नहीं है। ड्रग्स की जो तस्करी है वो इतनी विराट, इतनी विशाल स्तर पे संपूर्ण विश्व में हो रही है। तो ये ड्रग्स की समस्या एक महामारी की तरह से संपूर्ण विश्व में फैली हुई है। अब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उसके उत्पादन के खिलाफ लड़ रहा है। ये प्रश्न मैं आपसे असाइनमेंट में पूछूंगी, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए। मैं तो पहले से पेपर आपको बता दे रही हूँ, ये इस आशा के साथ कि एटलीस्ट अब तो आप उत्तर देंगे, क्योंकि आपसे तो उत्तर प्राप्त होता ही नहीं है और ये मेरी एक असफलता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे विद्यार्थी या तो वीडियो सुनते नहीं हैं या पीडीएफ नोट्स को देखते नहीं हैं। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी आपसे आशा करती हूँ कि कुछ बच्चे तो इस बात का जवाब देंगे,
हाँ, एक विद्यार्थी है, अगली कक्षा में मैं उसका नाम बताऊंगी, और वो हमेशा उत्तर देता है और वो बधाई का पात्र है। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे बच्चे जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, रिंकुल की बात कर रही हूँ, मैंने अभी नाम बता दिया। वो बच्चा बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस पूरे जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं उसमें अपनी सहभागिता निभा रहा है और वो बधाई का पात्र है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग और उसके उत्पादन के खिलाफ लड़ रहा है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। किसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है? मादक पदार्थों के दुरुपयोग को। और वर्ष 1997 में इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराध निवारण केंद्र में विलय करके स्थापित किया गया था। कब? 1997 में। तो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम पर दुनिया भर में चल रहा है और संयुक्त राष्ट्र का यह विभाग उन योगदानों पर निर्भर करता है जो सरकारी संस्थानों द्वारा स्वेच्छा से किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की कि 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। ड्रग्स के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसका एजेंडा जनता में इसके अवैध उत्पादन और उनके सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तथा इसकी अवैध तस्करी और इनसे जुड़े खतरों के बारे में लोगों को अवगत कराना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि कोई भी दिवस जब मनाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आम लोगों के भीतर चेतना जागृत करना। और इस दिन का उद्देश्य क्या है कि इस समस्या के लिए सभी का ध्यान रखना, ध्यान लेकर आना कि भाई ये समस्या है और ड्रग्स और इसके उपयोग के उत्पादन की रोकथाम के लिए समर्थन में वृद्धि करना, लोगों को मोटिवेट करना कि ये एक ऐसी समस्या है जिसे समय रहते अगर आपने इसके निवारण पर ध्यान नहीं दिया तो ये संपूर्ण समाज के लिए घातक हो जाएगी। जनता को याद दिलाना कि लोगों को विभिन्न पुनरावास कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा विषय है जो मैं जिसे बहुत संवेदनशीलता से महसूस करती हूँ। आमतौर पर इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने इसे अपने जीवन के साथ कहीं ना कहीं शामिल कर लिया है। लेकिन ये मान के चलें कि हमें सत्य को, अगर जीवन में परेशानी का मूल कारण क्या है? सत्य से भागना। जिस पल हमने सत्य को स्वीकार कर लिया उस पल से हमारा जीवन सहज हो जाता है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम इस सत्य को स्वीकारें और कहीं ना कहीं ये दायित्व मेरा और मेरे जैसे और भी शिक्षकों का है जो आपके भीतर इस सत्य को रोपित करें कि जीवन के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है। तो जीवन में बहुत ऊंचे उद्देश्यों को रखना, अपने सपनों को पूरा करना हर विद्यार्थी, हर युवा, हर किशोर का अधिकार है। परंतु उस अधिकार के साथ आपका ये कर्तव्य भी जुड़ जाता है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन साधनों से भागने की कोशिश ना करें जो आपके लिए कंटक बने हुए हैं। आपकी दृष्टि में जो आपके लिए कंटक हैं, कंटक मतलब परेशानी है, परेशानी के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, ये मान के चलें। हाँ, ईर्ष्या का भाव रखना, द्वेष का भाव रखना, पीड़ा का भाव रखना, अवसाद का भाव रखना, ये सारे भाव आपको संसार में बहुत पीछे धकेल देते हैं। तो आप इस सत्य को स्वीकार करें कि आपके सपनों के साथ बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। हो सकता है आपके साथी को, जो आपके साथ काम कर रहा था, उसे जल्दी सफलता मिल जाए और हो सकता है आपको सफलता प्राप्त होने में देरी हो। कई बार आप लोग बात करते हैं कि फलाना व्यक्ति RAS की तैयारी कर रहा था, IAS की तैयारी कर रहा था, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर गया और देखिए मैंने चौथा अटैम्प्ट भी दिया
तो बेटा ये चीज़ें जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। कईयों को सफलता सहजता से मिल जाती है, कईयों को देर से मिलती है, लेकिन सफलता प्रयास करने वालों को मिलती है। ये विश्वास मैं आपको 100% अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से बता रही हूँ। और मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। मैंने ही नहीं, मेरी आयु के हर व्यक्ति ने जीवन को पास से देखा है। पिछले 23-24 सालों से पढ़ाते हुए मैंने बहुत हजारों बच्चों के संपर्क में आई हूँ और मैंने उन बच्चों के संघर्ष को देखा है। लेकिन जो संघर्ष से नहीं घबराते, जो अल्टीमेटली जिनकी लाइफ का टारगेट अपने सपनों को पूरा करना होता है एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट यहाँ नकारात्मकता की बात नहीं है। एट एनी कॉस्ट मतलब कितना भी उसके लिए हमें प्रयास करना पड़े, कितना भी हमें उसके लिए अपने आप को झोंकना पड़े, जो ये निश्चित कर लेते हैं उनके पीछे पीछे सफलता चलती है। तो आप शॉर्टकट के बारे में ना सोचें, और जहाँ शॉर्टकट आता है, जहाँ असफलता की बात आती है, जहाँ निराशा की बात आती है, वहाँ बच्चे बड़ी सहजता के साथ मादक द्रव्यों की ओर बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ स्वयं भी बचे रहें, अपने साथियों को बचाएं और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद।